अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 8 वेव्स का हम नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन्स पाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो सीरीज़ के साथ देखते हुए आएँ ताकि हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ लिंक कर रहा है, तो तभी आपको बात समझ में आएगी। और ये जो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम है, अगर आप आज इस लेक्चर को समझ लेते हैं तो आपको ऑर्गन पाइप्स को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम की बात करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम इसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक वाटर टैंक है छोटा सा, इसको हम कहेंगे रेजर्वॉयर। और इस रेजर्वॉयर को हम एक कनेक्टिंग पाइप के साथ एक ट्यूब के साथ अटैच कर देंगे। इस ट्यूब को कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। और इसको रेजोनेंस ट्यूब क्यों कहते हैं, हम लेक्चर के मिड और एंड तक ये तमाम बातें क्लियर कर देंगे कि ये तमाम आपके पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कब यूज़ होती हैं। अब देखें, इस रेजर्वॉयर में हम लोग पानी को भरेंगे, कोई लिक्विड भर दें। तो हमारे केस में हमने इस रेजर्वॉयर में, इस वाटर के टैंक में हमने पानी को भरा, तो ये पानी यहाँ इस कनेक्टिंग पाइप से होता हुआ, रेजर्वॉयर से पानी जो है कनेक्टिंग पाइप से होता हुआ इस रेजोनेंस ट्यूब में भी भर जाएगा। और वाटर का हमें पता है अपना लेवल को वो मेंटेन रखता है। तो आप यूँ देखें कि रेजर्वॉयर की जो पानी की जो आपके पास लेंथ होगी वो तकरीबन, जहाँ पर हम इस रेजोनेंस ट्यूब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पानी की लेंथ इतनी ही है जितनी रेजर्वॉयर में। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि एक ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ करना है। एक ऐसा ट्यूनिंग फोर्क लेकर आना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता हो, जैसे कि 30, 32, 256, 512 डिफरेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क आते हैं। आपने किसी एक ट्यूनिंग फोर्क को ले लेना है। अब ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब उसको वाइब्रेट करवाया जाए तो साउंड वेव्स जनरेट करता है। अब आपने इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाया और साउंड वेव्स जनरेट हुई। अब हमें वो साउंड वेव्स सुनाई दे रही हैं जो इस ट्यूनिंग फोर्क की वजह से है। आपने इस ट्यूनिंग फोर्क को इस रेजोनेंस ट्यूब के बिल्कुल ऊपर रख देना है। तो आपको एक ट्यूनिंग फोर्क की जो आवाज़ आ रही थी, अभी भी आप उसी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई उस आवाज़ में। अब हम क्या करेंगे कि इस रेजोनेंस ट्यूब को रेजर्वॉयर के साथ क्यों अटैच किया, अब इसकी आपको बात समझ में आएगी। हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास पानी पहले यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर तक इस रेजोनेंस ट्यूब में पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने क्या किया, इस पानी को इस रेजोनेंस ट्यूब में से निकालना है, इसकी लेंथ को कम करना है। तो जब हमने इस पानी को इस रेजोनेंस ट्यूब में से निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रेजर्वॉयर जो है, ये जो आपके पास एक वाटर टैंक है, आप इसको अप या डाउन जब मूव करवाएंगे तो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर जो मौजूद वाटर है उसकी भी लेंथ आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो हमने जब इस रेजोनेंस ट्यूब में वाटर को निकालना है तो हमने रेजर्वॉयर को नीचे की तरफ डाउन मूव करवाया, तो पानी खुद ब खुद, क्योंकि लेवल मेंटेन करता है, तो पानी खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और आपने ये जो रेजर्वॉयर है और यहाँ पर ये जो रेजोनेंस ट्यूब लगी हुई है, इस रेजोनेंस ट्यूब के साइड पर एक स्केल लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्केल लगा होगा, इस स्केल में स्केलिंग हुई होगी इस तरीके से। अब इस स्केल की मदद से हम लेंथ को नाप सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ों की बातें अभी हम समझते हैं कि जब हम पानी को, ये जो पानी का लेवल रेजोनेंस ट्यूब में हम जब इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजर्वॉयर को आपने बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर, ये एक नट के साथ अटैच हुआ होता है, एक रॉड के साथ रेजर्वॉयर। तो हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एक रेजर्वॉयर है, इस रेजर्वॉयर को हमने आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर नीचे लेकर आना है। बहुत कम फासले से हमने इसको नीचे लेकर आना है। तो जब हम इसके रेजर्वॉयर को डाउन मूव करवाएंगे तो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क साउंड वेव जनरेट करवा रहा है। लेंथ को डिक्रीज करते करते एक आपके पास टाइम ऐसा आया जब इस ट्यूनिंग फोर्क की जो साउंड की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होते 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 बहुत लाउड साउंड में मुंतकिल हो जाएगी। मतलब आपको एक इस सिनेरियो में पहले जो आवाज़ आ रही थी ट्यूनिंग फोर्क, जब आपने स्ट्राइक करवाया, आपको पहले जो आवाज़ कानों में पड़ रही थी, जब आपने इसकी लेंथ को डिक्रीज करवाया और डिक्रीज करवाते करवाते एक ख़ास लेंथ पर पहुँचे आप,
वो लेंथ आपको नहीं पता होगी। आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं लेंथ को वाटर की रेजोनेंस ट्यूब में, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इसकी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो बहुत लाउड सुनाई देगी, बहुत लाउडर साउंड आपको सुनाई देगा। वो आपके पास उस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस ट्यूब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमने इस वाटर के लेवल को नीचे की तरफ लेकर आना शुरू किया तो इधर आपके पास क्या बच गया, इधर आपके पास एयर आना शुरू हो जाएगी। जो खाली जगह है, जब वाटर उधर मौजूद था तब आप यूं समझ लें एयर नहीं थी, लेकिन उस रेजोनेंस ट्यूब में जब पानी नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया तो उस रीजन में क्या आ गई, एयर आ गई। अब इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क जिस वाइब्रेशन के साथ जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी जो वाइब्रेशन है, अगर इस एयर कॉलम, इसको कहेंगे अब एयर कॉलम, या आपके पास इधर एक एयर भर चुकी है तो इस रीजन को कहेंगे एयर कॉलम। तो इस एयर कॉलम के मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, जब वो बिल्कुल सेम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के मैच करने से रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। और रेजोनेंस के फिनोमेना में हमें पता है जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो इंटेंसिटी जो आपको सुनाई दे रही है आवाज़, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। और जब ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है तो अगर हमारे पास बिल्कुल खामोशी हो, दरवाजे वगैरह बिल्कुल बंद हो, आपके लैब में जो आवाज़ है इसकी, जब रेजोनेंस का फिनोमेना होता है तो आवाज़ अच्छी खासी गूंजना शुरू हो जाती है, बहुत लाउड साउंड होती है ये। तो जिस लेंथ के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस बनी है उसको हम नाम दे देते हैं L1 का। अब आपको पता है कि कुछ इस तरीके से सिनेरियो हुआ होगा कि एयर के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आए होंगे और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस गए होंगे कुछ इस तरीके से। और हमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स से पता है कि जैसे ट्रांसवर्स वेव का एक पल्स जब हमने रेयर से डेंसर मीडियम में भेजा था तो ये पल्स जब डेंसर मीडियम में गया था तो ये इन्वर्ट हो गया था। आपने क्रस्ट भेजा था तो ट्रफ आया था। इसी तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में भी यही होता है। आप रेयर से जब डेंसर मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल करती है तो फेज शिफ्ट आता है। हमारे केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमने जो वेव फॉर्म बनानी है वो बनानी है ट्रांसवर्स वेव की, बात को समझने के लिए, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो हम बात को समझने के लिए जो ये मैंने एक लूप बनाया इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से जो एक लूप बन रहा है, ये एक ट्रांसवर्स वेव का है। इस तरीके से हाफ लूप जो मैंने बनाया है ये एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि है तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसकी वेव फॉर्म को ट्रांसवर्स वेव की तरह बनाया है। अब देखें ये एयर का मीडियम है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। आप यूँ समझ लें एक आपके पास ये वेव आई, एयर के पार्टिकल्स आए, एयर के पार्टिकल्स जब इस वाटर के लेवल को हिट करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स रेयर मीडियम, वाटर डेंसर मीडियम। ये ऐसा ही है जिस तरीके से आपके पास एक जगह क्लोज हुई हुई है, एयर के पार्टिकल्स आए उधर से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो जब एयर के पार्टिकल्स यहाँ से आए रिफ्लेक्ट बैक होके वापस गए तो आपके पास कंडीशन ऑफ फर्स्ट जो रेजोनेंस आपके पास आया है, कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस जो हमारे पास है उसमें इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो होगी, फर्ज कर लें 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इस एयर के पार्टिकल्स जो मौजूद हैं इस एयर कॉलम में उनकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इस ट्यूनिंग फोर्क की है। तो हमारे पास जो एक लाउड साउंड सुनाई देगी उसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे एयर के वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और जहां पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसको हम कहते हैं एंटी नोड, और जहां पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिस पार्टिकल की यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी उस जगह को हम कहते हैं नोड। तो आपके पास इस सिनेरियो में क्या बन रहा है, एक एंटी नोड बन रहा है और एक नोड बन रहा है, और एक एंटी नोड से नोड तक का फासला कितना होता है, λ/4। ये हमने सारी बातें जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। अब यहां पर एक चीज होती है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या चीज़ है, आप यहाँ पर देखिए एयर कॉलम की जो लेंथ है वो तो इतनी है जो हमने L1 लिखा हुआ है, लेकिन जो एंटी नोड बन रहा होता है वो इस एयर कॉलम से थोड़ा सा ऊपर बन रहा होता है। इसको कहते हैं एंड करेक्शन।
कि एंटी नोड जो बन रहा है वो एंटी नोड बिल्कुल इस जगह पर नहीं बन रहा, एंटी नोड यहाँ पर बन रहा होगा। तो इतनी लेंथ को मैंने सी से डिनोट किया हुआ, मतलब ये करेक्टेड हमने इसको इसमें शामिल करना है। तो टोटल लेंथ जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्ज कर लें L1 प्लस सी इज इक्वल टू λ/4। इसका आगे यूज़ नहीं है वैसे, मतलब हम लोगों के केस में आगे यूज़ नहीं है, ये आपको सिर्फ एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने λ/4 लिखना है, λ/4 एक एंटी नोड से नोड तक का फासला होता है, तो लेंथ L1 प्लस ये जो आपके पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल देखिए इस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है, फर्ज करें ये जो पार्टिकल आपके पास है ये इस एंड पर फ्री है, ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो ये फ्रीली जब मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स में इलास्टिसिटी होती है, तो इसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेशन आप ये कह सकते हैं पार्टिकल्स की थोड़ी सी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी, एयर कॉलम से ऊपर होगी, क्योंकि वहाँ पर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो लेंथ 1 आपके पास हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और थोड़ा सा ऊपर एंटी नोड बनना शुरू हुआ है तो वो करेक्टेड लेंथ में आएगी। तो L1 प्लस सी इज इक्वल टू λ/4। अब आप लोगों ने क्या करना है कि फिर से इस रेजर्वॉयर को एक बार हमने इस रेजर्वॉयर को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करवाया, एयर भी नीचे जो वाटर का लेवल है रेजोनेंस ट्यूब में वो भी नीचे आना शुरू हो गया, और नीचे आते आते जब आपको फ्रीक्वेंसी मैच की तो रेजोनेंस का फिनोमेना हुआ, तो उधर आपको एक यहाँ पर लूप मिला। इसको हम कहेंगे ये जो एंटी नोड और नोड तक का जो फासला है λ/4, हमें एक ये लूप मिला। अब हमने क्या करना है, रेजर्वायर को फिर से डाउनवर्ड मूव करवाना है। अब जब हम रेजर्वायर को फिर से नीचे की तरफ मूव करवाना शुरू करेंगे तो इस जो रेजोनेंस ट्यूब में इसमें जो मौजूद वाटर है उसकी भी जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब डिक्रीज होना शुरू होगा तो आप ये जो ट्यूनिंग फोर्क हमने ऊपर रखा हुआ है, ये जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है, आप ये देखेंगे कि इसकी फिर से जो साउंड की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर जो L1 लेंथ है जिस पर हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना हुआ है, इस पॉइंट पर हमारे पास लाउडर साउंड सुनाई देगी, और जब हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो फिर से उस वाटर के नीचे जाने से उधर मौजूद एयर जो है वो और यहाँ पर एयर आना शुरू हो जाएगी। तो जो एयर मजीद आ गई है, अब एयर किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, फर्ज कर लें, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी तो मैच नहीं होगी, तो ये जो साउंड की इंटेंसिटी आपको सुनाई दे रही थी ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और फिर से होगा क्या, आप इस रेजर्वायर को डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, इस वाटर की जो इस रेजोनेंस ट्यूब में जो वाटर है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। आपके पास फिर से एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और इस एयर कॉलम में मौजूद एयर के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो उनकी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम हो जाएगी, और फिर से रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, और तब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसको कहेंगे कंडीशन ऑफ सेकंड रेजोनेंस। इसको कहेंगे कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस और दूसरे को कहेंगे कंडीशन ऑफ सेकंड रेजोनेंस। तो वो भी हम लेंथ को नोट कर लेंगे, और उधर भी आपके पास ये सी एंड करेक्शन बनेगा। ये इस एंड करेक्शन को हम लोग साइंटिस्ट ने इसको एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ कैलकुलेट किया हुआ है, हम सिर्फ उसको ऐड कर देते हैं इसके साथ। हमारे सिलेबस में नहीं है ये कि एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर इस वजह से इसका प्रूफ भी नहीं करते, हम आगे ऑर्गन पाइप पे इसकी बात करेंगे। अब ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पहली आई थी इसको कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन। जो F1 आपके पास पहली बार जब कंडीशन बनी रेजोनेंस की, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल टोन कहेंगे हम इसको। और यहाँ से हम ये जो स्केल लगाया हुआ है इससे हम लेंथ नाप सकते हैं कि किस लेंथ के ऊपर कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस बनी। अब हम मौजूद फिर से वाटर के लेवल को डिक्रीज करते जा रहे हैं, फिर से आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और इस एयर कॉलम में मौजूद जो एयर है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी, तो आपके पास फिर से एक लाउडर साउंड सुनाई देगी, उसको कहेंगे कंडीशन ऑफ सेकंड रेजोनेंस। और यहाँ तक देखें आप, एक आपके पास लूप तो यहाँ बना हुआ था यहाँ पर, अब जब हमने डिक्रीज किया तो हमारे पास एक ये लूप बन गया दोबारा। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक एंटी नोड से नोड तक का फासला λ/4, नोड से एंटी नोड तक का फासला λ/4, और फिर एंटी नोड से नोड तक का फासला λ/4, तो 3 λ/4 बनेगा। और यहाँ पर भी हमारे पास एंड करेक्शन होगी C, वो हम सिर्फ ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी लेंथ को हम कहेंगे L2
ये L2 वो लेंथ है जब हमारे पास सेकंड रेजोनेंस सुनाई दी हमें, और इसको हम लिखना चाहें तो L2 + C लिखेंगे 3 λ/4 इस तरीके से। इसको हमने कहा था फंडामेंटल टोन, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन से मुराद ये है कि ये आपके पास कंडीशन ऑफ सेकंड रेजोनेंस बनी है। फंडामेंटल टोन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टोन बनती है उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इस तरीके से हम लोग थर्ड ओवरटोन और इस तरीके से हम आगे बात करते जाएंगे। तो ये आज हमारा रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम का एक्सपेरिमेंट था और इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि है तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। आपने ट्यूनिंग फोर्क को लेकर इस एयर को जो है वो इस रेजोनेंस ट्यूब में से निकालना है। तो जब एयर निकले, जब आपके पास वाटर इस रेजोनेंस ट्यूब में से निकलेगा तो उधर एयर आना शुरू हो जाएगी, उसको कहेंगे एयर कॉलम। और जब एयर के पार्टिकल्स ट्यूनिंग फोर्क के पार्टिकल के साथ मैच हो जाएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी, तो हमें रेजोनेंस का फिनोमेना आएगा। फिर से आपने क्या करना है, ये तो हमें फर्स्ट फंडामेंटल टोन मिल गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके वाटर की जो लेंथ है उसको और डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करते करते अब दोबारा जब आपको रेजोनेंस का फिनोमेना जो अकर हुआ है उसको जब हमने सुना, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस वक्त L2 लेंथ के ऊपर हमने सेकंड ओवरटोन उसको कहेंगे हम कि हमने सेकंड रेजोनेंस का फिनोमेना L2 लेंथ पे सुना, और C उसकी एंड करेक्शन है। एंड करेक्शन क्या चीज़ है, जो आपके पास पार्टिकल है वो बिल्कुल जो एंटी नोड बन रहा है वो बिल्कुल इस जगह पर नहीं बन रहा, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, क्योंकि मीडियम इलास्टिक होता है तो एंटी नोड के जो पार्टिकल होता है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। तो आप यूँ कह लें कि उसकी जो एयर कॉलम के ऊपर नहीं बन रहा है, एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो वो हम C को उसमें ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन पाइप है। ये जो मैंने सिनेरियो बनाया है ये ऑर्गन पाइप में भी यूज़ होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।